हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत खड़ी बोली आंदोलन। ठीक है, इससे पहले हमने वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भारतीय नवजागरण व स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पढ़ा, उसके बाद हिंदी नवजागरण पढ़ा और अब है खड़ी बोली आंदोलन। ठीक है, ये यूजीसी नेट में आपके ये क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित। ठीक है, ये भी एक इकाई है वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं खड़ी बोली आंदोलन। ठीक है, देख लीजिए खड़ी बोली आंदोलन क्या है। अब पहला क्वेश्चन बन रहा है इसमें कि खड़ी बोली आंदोलन क्या है, क्योंकि हम खड़ी बोली आंदोलन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि खड़ी बोली आंदोलन है क्या। मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी के प्रभाव के बाद 19वीं सदी में खड़ी बोली को जन भाषा से साहित्यिक व राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए जो वैचारिक व साहित्यिक प्रयास हुए उन्हें ही खड़ी बोली आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, मध्यकाल में जो मध्यकाल था उस समय क्या था, ब्रज भाषा और अवधी का प्रभाव था। उसमें ही ब्रज भाषा और अवधी में ही रचनाएं होती थी। उसके बाद 19वीं सदी में खड़ी बोली को खड़ी बोली को जन भाषा के रूप में, लोगों की भाषा के रूप में रखने के लिए साहित्यिक व राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने, खड़ी बोली को लोग साहित्य की भाषा और राष्ट्र की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए जो वैचारिक वो साहित्यिक प्रयास हुए, ठीक है, वही खड़ी बोली आंदोलन है 19वीं सदी में। क्योंकि मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी का प्रभाव था, उसके बाद 19वीं सदी में खड़ी बोली को जन भाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में और साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए जो वैचारिक और साहित्यिक प्रयास हुए उन्हें ही हम खड़ी बोली आंदोलन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपका कि खड़ी बोली आंदोलन क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कथन कारण वाले या व्याख्या वाले जब प्रश्न आते हैं तो उनका आंसर देते समय आपको पता होना चाहिए कि खड़ी बोली आंदोलन है क्या, तभी आप उसका सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसी उद्देश्य से मैंने ये क्वेश्चन बनाया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली आंदोलन कब शुरू हुआ। खड़ी बोली आंदोलन कब शुरू हुआ? खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात वर्ष 1888 ईस्वी में हुआ। ठीक है, खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात हुआ 1888 ईस्वी में, और इसके प्रमुख प्रवर्तक अयोध्या प्रसाद खत्री माने जाते हैं। और इसके प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वह अयोध्या प्रसाद खत्री माने जाते हैं, खड़ी बोली आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक, जिन्होंने खड़ी बोली का आंदोलन नामक पुस्तिका भी प्रकाशित की थी। इनकी पुस्तिका है खड़ी बोली का आंदोलन। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनता है, परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना क्या मानी जाती है। जो परिमार्जित खड़ी बोली है उसकी प्रथम गद्य रचना क्या मानी जाती है? वह है भाषा योग वासिष्ठ। पहले सुना होगा आपने, पढ़ा भी है, एग्जाम में बार बार आता है, इसके रचयिता का नाम भी आता है, तो इसमें आ सकता है कि खड़ी बोली, परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है भाषा योग वासिष्ठ, जो हुआ प्रकाशित हुई 1741 ईस्वी। ठीक है, याद रखना है आपको, सन यह भी आता है, और इसके रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, भाषा योग वासिष्ठ जो प्रकाशित हुई, प्रकाशन वर्ष है 1741 और इसके रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी। ये है परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना। ठीक है, याद रखना है आपको, एक एक शब्द को ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। एग्जाम में आता है बार बार, फिर आ सकता है, सीधे भी आ सकता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। यह है प्रिय प्रवास। कब प्रकाशित हुआ ये भी याद होना है आपको, यह है 1914 ईस्वी में। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। जो प्रिय प्रवास है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते। जो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं वो अमीर खुसरो को माना जाता है कि उन्होंने खड़ी बोली का अपनी रचनाओं में, अपनी पहेलियों मुकरियों में इसका प्रयोग किया खड़ी बोली का। ठीक है, इन्होंने अपनी पहेलियों और मुकरियों में खड़ी बोली का आरंभिक रूप से प्रयोग किया, अमीर खुसरो ने।
अगला प्रश्न बनता है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना यह है चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, यह एक नाटक है। याद रखना है आपको कि चंद छंद वर्णन की महिमा एक क्या है, कविता नहीं है, यह एक नाटक है जो कवि गंग द्वारा रचित है। यह कवि गंग द्वारा रचित है। आ जाता है सीधे सीधे कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसके द्वारा रचित है, कवि गंग। याद रखना है। या खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, चंद छंद वर्णन की महिमा। यह क्या है, कहानी है, उपन्यास है या निबंध है, नाटक है। ये भी याद रखना आपको कि नाटक है। यहाँ पर ऊपर है परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है भाषा योग वशिष्ठ, और यह खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग द्वारा रचित। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक। इन्हें खड़ी बोली का पहला स्वच्छंदतावादी कवि भी माना जाता है। आ जाता है एग्जाम में कि खड़ी बोली का पहला स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना जाता है। यह माना जाता है श्रीधर पाठक को। ठीक है, श्रीधर पाठक ने द ट्रैवलर का एकांतवासी योगी नाम से खड़ी बोली पद्य में अनुवाद किया था। श्रीधर पाठक ने द ट्रैवलर का एकांतवासी योगी नाम से खड़ी बोली पद्य में अनुवाद भी किया है इन्होंने। ठीक है, यह भी आ जाता है, आपको याद रखना है रचना, द ट्रैवलर का एकांतवासी योगी नाम से खड़ी बोली पद्य में अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने। अगला क्वेश्चन बनता है, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय मुख्य रूप से किस पत्रिका और उसके संपादक को जाता है। ठीक है, जो खड़ी बोली हिंदी है उसको काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का मुख्य श्रेय कौन सी पत्रिका है और कौन संपादक है उसको, किसको जाता है। यह है सरस्वती पत्रिका, पढ़ा है इससे पहले, आपको आता है। इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादक का पद संभाला। ठीक है, 1903 ईस्वी में, और खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में सर्वमान्य बनाया। इन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में सर्वमान्य बनाया। ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब अगला क्वेश्चन बनता है, भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा को स्थिर और परिमार्जन करने का श्रेय किसे जाता है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा को स्थिर और परिमार्जन करने का श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा और अपनी रचनाओं के माध्यम से खड़ी बोली गद्य को एक निश्चित स्वरूप व स्थिरता प्रदान की। ठीक है, भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा के संपादक हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से खड़ी बोली गद्य को निश्चित स्वरूप व स्थिरता प्रदान की। अब अगला क्वेश्चन बनता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस काव्य रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भारतेंदु जी ने अपनी किस रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, किस काव्य रचना। ठीक है, यह है फूलों का गुच्छा, प्रकाशन वर्ष है 1882। यह खड़ी बोली में रचित इनकी प्रसिद्ध कविता है। खड़ी बोली में रचित इनकी प्रसिद्ध कविता है ये फूलों का गुच्छा, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के आंदोलन में किस मुख्य बात पर सर्वाधिक बल दिया। जो अयोध्या प्रसाद खत्री हैं, पहले पढ़ा आपने, खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात इन्होंने ही किया था 1888 ईस्वी में। तो उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन में किस मुख्य बात पर बल दिया। इन्होंने दिया कि खड़ी बोली का शुद्ध व्याकरण सम्मत और ठेठ रूप अपनाना। इन्होंने कहा कि खड़ी बोली का शुद्ध व्याकरण सम्मत और ठेठ रूप अपनाया जाए। ठीक है, इन्होंने खड़ी बोली के व्याकरण को सुधारने और उसे शुद्ध रूप में लिखने पर बल दिया। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली के व्याकरण को सुधारने और उसे शुद्ध रूप में लिखने पर बल दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करके खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने अपनी किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करके खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ी होगी आपने।
नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा, अच्छी पुस्तक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रसार के लिए सत्यार्थ प्रकाश, जो प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी की रचना खड़ी बोली में की थी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद की दयानंद की सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें अपने विचारों के प्रसार के लिए इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। ठीक है, पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रकाशन वर्ष है 1875 और इसमें किया इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है भारतेंदु युग के साहित्यकार गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, लेकिन पद्य में ब्रज भाषा का ही उपयोग करते थे। क्यों करते थे ऐसा भारतेंदु युग के साहित्यकार? देखिए, ब्रज भाषा में माधुर्य गुण और काव्य की दीर्घ परंपरा थी, क्योंकि पहले से ही ब्रज भाषा में वो अपनी रचना करते आ रहे थे और उसमें माधुर्य गुण की प्रधानता थी। ब्रज भाषा सदियों से काव्य की भाषा रही थी, सदियों से ब्रज भाषा ही काव्य की भाषा रही थी और उसकी मिठास के कारण कवि उसे छोड़ना नहीं चाहते। जो भारतेंदु युग के कवि थे वो इसीलिए क्योंकि वो सदियों से काव्य की भाषा रही थी और कवि उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई भी चीज़ हमें जल्दी से बदलना चाहे या परिवर्तन जल्दी होता है तो हम उसे नहीं करना चाहते हैं, हम पुरानी चीज़ को ही रखे रहना चाहते हैं, हम परिवर्तन से डरते हैं या उसको जल्दी नहीं अपना पाते। इसी कारण से भारतेंदु युग के साहित्यकार गद्य के लिए तो खड़ी बोली का प्रयोग करने लगे थे, लेकिन पद्य अभी भी वो ब्रज भाषा में ही लिखते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है खड़ी बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? खड़ी बोली का उद्भव हुआ शौरसैनी अपभ्रंश से। इसे कौरवी भी कहा जाता है। जो शौरसैनी अपभ्रंश है इसे कौरवी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कुरुक्षेत्र और मेरठ के आसपास बोली जाती है। क्योंकि यह जो भाषा है यह है कुरुक्षेत्र और मेरठ के आसपास बोली जाती है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बोली जाती। ठीक है, खड़ी बोली। अगला प्रश्न बनता है मैथिली शरण गुप्त ने अपनी किस रचना से खड़ी बोली को एक सशक्त काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया? कौन सी रचना है? यह है साकेत और भारत भारती। ठीक है, ये कब प्रकाशन हुई ये आप नीचे कमेंट में मुझे बताएंगे कि कब प्रकाशित हुई। साकेत और भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है और इसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है, ये किस पर आधारित है? साकेत और भारत भारती रचना। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े किन दो विद्वानों ने शुरुआती दौर में खड़ी बोली गद्य के विकास में विशेष योगदान दिया? जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उससे जुड़े दो विद्वान थे, उन्होंने शुरुआती दौर में खड़ी बोली गद्य के विकास में विशेष योगदान दिया। वह है लल्लू जी लाल, इनकी रचना है प्रेम सागर, और दूसरे हैं सदल मिश्र, इनकी रचना है चंद्रावती। अब आपको अलग लग रहा होगा नाम चंद्रावती, जब मैंने भी पहली बार लगा तो मुझे भी लगा सदल मिश्र की रचना तो है नासिकेतोपाख्यान, तो चंद्रावती कहाँ? लेकिन इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि सदल मिश्र की जो प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान उसका ही दूसरा नाम है चंद्रावती। ठीक है, कहीं पर चंद्रावती भी आ सकता है और नासिकेतोपाख्यान तो आता ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का आप। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको या किसी और टॉपिक से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।